जी, पाकिस्तान अभी औने पौने दाम पे सब बेच रहा है। अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे होते तो शायद भारत की कोई बड़ी कंपनी जाके उधर कर देती। 2014 में पाकिस्तान के ऊपर रशिया ने एम्बार्गो लगाया था कि हम जी, उनको कोई भी वेपन्स नहीं बेचेंगे। वो जो एम्बार्गो है उन्होंने खुद ही हटा दिया। 2017 में पाकिस्तान अ, को रशिया ने हेलीकॉप्टर भी दिए थे, क्योंकि रशिया की खुद की मजबूरी है। रशिया क्या कर सकता है कि भारत को फुल्ली सपोर्ट नहीं कर सकता। रशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो रशिया की कुछ ना कुछ उनकी ये मजबूरी है कि चाइना के अगेंस्ट वो भारत का सपोर्ट नहीं कर सकता। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज लेकर आए हैं हम एक बहुत बड़ी खबर जो पाकिस्तान और रशिया से जुड़ी हुई है। पहले हमने आपके साथ एक खबर साझा की थी जिस पर हमने बातचीत भी की थी कि रशिया जो पाकिस्तान है उसके स्टील मिल्स को रिवाइव करने वाला है। और अब रशिया और पाकिस्तान के बीच में एक और डेवलपमेंट आया है कि जो कराची से मॉस्को के बीच में एक फ्रेट ट्रेन सर्विस रशिया स्टार्ट करने वाला है। ये बड़ा डेवलपमेंट है और बड़ी खबर है। आखिर एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत रशिया तो है ही बहुत पुराने दोस्त, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं। तो ऐसे में इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या पुतिन कोई भारत को मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बढ़ाकर? जिस तेजी से पाकिस्तान और रशिया के बीच में ये डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? इसका विश्लेषण करेंगे और हमारे साथ है हमारे आज के खास मेहमान उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम समझेंगे इस पूरे मामले को। बहुत-बहुत स्वागत है आपका उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अकबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, रशिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहराते जा रहे हैं। पहले हमने बात की थी जिसमें स्टील इंडस्ट्री को रिवाइव करने की बात हो रही थी। अब फ्रेट ट्रेन सर्विस कराची टू मॉस्को स्टार्ट हो रही है। बड़ा डेवलपमेंट क्या है? एक तरफ तो भारत के साथ रशिया हमारा टाइम टेस्टेड बहुत पुराना दोस्त है। पाकिस्तान के साथ जो नज़दीकी बढ़ रही है रशिया की, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए अंबर जी, अभी आपने जो बात की है, कुछ दिन पहले 10 से 12 दिन पहले जैसे आपने बोला था कि रशिया से एक डेलीगेशन जाने वाला है, वो पाकिस्तान की जो स्टील मिल है उसको रिवाइव करने की कोशिश करने वाला है। पर देखना पड़ेगा उसका फीजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, क्योंकि उसमें कर्ज बहुत ज़्यादा है और आईएमएफ ने बोला है कि पाकिस्तान हुँ, को डंडा लगा है कि आप इसको बेचिए। तो जी, पाकिस्तान अभी औने-पौने दाम पे सब बेच रहा है। देखिए कोई भी कंट्री क्या करती है जब किसी चीज़ को रिवाइव करेगा, जब उसको फ़ायदा होगा तो क्यों नहीं करेगा? अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे होते तो शायद भारत की कोई बड़ी कंपनी जाके उधर कर देती। बट प्रॉब्लम एक ये है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग कहीं न कहीं से तो करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो नहीं करेगा तो चाइना करेगा। ठीक है, अभी रशिया कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। एक तरह से हम देखेंगे कि रशिया का जो इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान में बढ़ रहा है। 2014 में पाकिस्तान के ऊपर रशिया ने एम्बार्गो लगाया था कि हम जी। उनको कोई भी वेपन्स नहीं बेचेंगे। तो वो जो एम्बार्गो है उन्होंने खुद ही हटा दिया। और 2016 के अंदर जब आपको मालूम है उरी पर अटैक हुआ था, तब रशिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ हुई थी। और 2017 में पाकिस्तान को रशिया ने हेलीकॉप्टर भी दिए थे। हुँ, और स्को में जॉइन हुआ था रशिया 2017 में, शंघाई कॉर्पोरेशन में। और 2022 में जब इमरान खान रशिया गए हुए थे, तो उसी दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर भी हमला किया था। इमरान खान गए थे रशिया क्योंकि वो रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड लेने गए थे। तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि ये पार्टनरशिप अभी चालू हुई है, ये 8-9 साल से चलता ही जा रहा है। एक लॉन्ग गोइंग प्रोसेस भी है और रशिया अपनी चीज़ें डाइवर्सिफ़ाई भी करना चाहता है। कुछ दिन पहले उन्होंने ड्रोन्स भी दिए हैं पाकिस्तान को। तो एक तरह से मिलिट्री कोऑपरेशन उनका चालू हो चुका है। एक्सरसाइज़ेज़ भी वो लोग चालू कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। अब नई खबर ये आई है कि कराची से मॉस्को के बीच में इंटरनेशनल फ्लाइट कॉरिडोर बनने वाला है और ये इंटरनेशनल फ्लाइट कॉरिडोर ईरान से तुर्कमेनिस्तान होके फिर रशिया जाएगा। तो एक तरह से आपने जब देखा होगा कि पाकिस्तान अपने जो टेक्सटाइल है, जो खाद्य सामग्री है, वो रशिया भेजेगा और रशिया से उसको दूसरे मिनरल्स जो भी चाहिए, वो वापस जी। उधर से आएगा। तो एक हुँ। विन-विन सिचुएशन है दोनों की तरफ से।
भारत को अभी समझना पड़ेगा कि अ, जैसे हम अमेरिका के थ्रू, हम अमेरिका के ऊपर टिल्ट हो रहे हैं, क्योंकि रशिया की खुद की मजबूरी है। रशिया क्या कर सकता है कि भारत को फुल्ली सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के संदर्भ में, चाइना और रशिया के बीच में $250 बिलियन का ट्रेड है, और भारत और रशिया के बीच में $66 बिलियन का ट्रेड है। और यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, क्योंकि वो डिस्काउंटेड रेट पे उनको गैस भी देता है, सारे मटेरियल्स भी देता है, क्रूड भी देता है। आप समझ जाइए कि जो गैस यूरोप अभी खरीदता है, रशिया उसको वन थर्ड प्राइस पे चाइना को देता है। तो रशिया की कुछ ना कुछ उनकी मजबूरी है कि चाइना के अगेंस्ट वो भारत का सपोर्ट नहीं कर सकता, और क्योंकि उसके इंटरेस्ट उधर आते हैं। और अब हमने भी देखा है कि हम यूएस के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन, हमारा डिफेंस कोऑपरेशन, हमारे जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन हैं, हमारे क्रिटिकल वेपन्स है, हम सब यूएस से लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम रशिया को, जो रशिया का जो वेपन सिस्टम है जो हम पहले लेते थे, उसको कम करते जा रहे हैं। तो रशिया को भी डाइवर्सिफाई करने का हक है, जैसे भारत को हक है करने का, वैसे रशिया को भी है। तो पाकिस्तान के अंदर दे रहा है, और पाकिस्तान से पूरा कैश में ले रहा है, वो किसी को क्रेडिट नहीं देगा, रशिया को मालूम है। और पाकिस्तान भी होशियार है, वो चाहे तो सऊदी से भीख मांग लेगा, यूएई से भीख मांग लेगा, चाइना से भीख मांग लेगा, अमेरिका से भीख मांग लेगा, आईएमएफ से भीख मांग लेगा। पर रशिया में एक ही सीधा चीज है कि भैया आप माल भेज रहे हो तो हमको भी माल भेजो। तो पाकिस्तान में बहुत जैसे अनियन रहते हैं, पोटैटो रहते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो सब रशिया भेजता रहता है। और एक हुँ, तरह से चीप भी पड़ता है, क्योंकि जब ट्रेड इंटरनेशनल ट्रांजिट कॉरिडोर बन जाएगा, तो ट्रेड बढ़ जाएगा रशिया और मॉस्को के बीच में। पर हुँ, मेरे हिसाब से रशिया बैलेंसिंग करने की कोशिश करेगा, वो ऐसे कोई भी काम नहीं करेगा जिससे इमीडिएटली भारत को नुकसान हो। ठीक है, जी, वो छोटे मोटे वेपन सिस्टम दे दे, और छोटा मतलब रशिया एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। सब जी। कंट्रीज को अपने इंटरेस्ट देखने की इजाजत है, तो रशिया क्यों नहीं करेगा? तो इसको उस संदर्भ में देना चाहिए, मैच्योरिटी के हिसाब से देखना चाहिए। जी, वो बात सही है, लेकिन एक तरफ जो भारत और रशिया हैं, वो बहुत पुराने दोस्त हैं और भारत और पाकिस्तान के जिस तरह से रिश्ते हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रशिया भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर सकता है? फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है? या फिर वो सिर्फ़ अपने इंटरेस्ट को पाकिस्तान से के साथ उसी इंटरेस्ट में काम कर रहा है? देखिए, रशिया भारत को अपना प्राइमरी इंटरेस्ट बना रहा है, पर ऑल्टरनेटिव कल्टीवेट करता जा रहा है रशिया पाकिस्तान को। आपको मालूम है S-400 सिस्टम्स जो भारत को दे रहा है, और हुँ, उसी के दौरान वो S-350 सिस्टम्स वो पाकिस्तान ट्राई कर रहा है रशिया से लेने का। तो ऐसा हुँ, नहीं है कि रशिया टोटली डिपेंडेंट होना चाहता है इंडिया से, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट ही होता है, दोस्ती और दुश्मनी कुछ नहीं होती। सिचुएशंस के साथ बदलती रहती है। और आपकी बात सही है कि पुराने रिश्ते बहुत है, इनफैक्ट इंडिया ने तो रशिया को बचाया भी है। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, रशिया की जो करेंसी है रूबल, वो कहीं की नहीं रही थी। तो भारत को उस समय 35,000 करोड़ देने थे, तो भारत ने वो टैक्स रीनेगोशिएट किया। भारत चाहता तो 100 करोड़ रुपए देके वो टैक्स को खत्म कर सकता था। तो उस समय आप 1992 में देखिए, बोरिस येल्सिन भारत आए थे, उस समय 31,500 करोड़ हमने रशिया की इकोनॉमी दी थी। उसी समय 91-92 में आपको ध्यान होगा, हमें हमने अपना सोना गिरवी रखा था आईएमएफ के पास। तो सोचिए, एज अ इमर्जिंग पावर इंडिया बेल्ड आउट अ सुपर पावर रशिया। लोग बोलते हैं कि रशिया ने हमारी सपोर्ट किया है, बट कैसे इंडिया ने रशिया को बेल आउट किया है, ये कभी होती नहीं है। चलो 1971 में रशिया ने अपनी सबमरीन भेजी भी थी, सब उनके इंटरेस्ट थे। ऐसा नहीं है कि जो भी होता है ना सिचुएशन, इट इज इंटरेस्ट बेस्ड। तो चीजें चेंज हो रही है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, और ग्लोबल डायनामिक्स में एक तरह से सारी कंट्रीज अपना इंटरेस्ट बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, बट जो मैंने भारत के इंटरेस्ट की बात की थी, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरह के संबंध हैं, पाकिस्तान भारत को लूटने की, उस पे फ़तह करने की भारत दुश्मनी के आधार पे पाकिस्तान है। तो ऐसे में वो जो एक एंगल है, उस पे कितना भारत के साथ खड़ा हो पाएगा रशिया?
देखिए क्योंकि अब पिछले कुछ सालों में हमने देखा है रशिया और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो काफ़ी गहरे होते जा रहे हैं। आपकी बात सही है, घनिष्ठ संबंध हो रहे हैं दोनों के बीच में और आपको ये समझना पड़ेगा कि कल अगर कोई प्रॉब्लम होगा, तो अगर रशिया का लेवरेज रहेगा पाकिस्तान में, तो रशिया चाहे तो पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर सकता है। आप ऐसा नहीं है कि लोग ये भूल जाते हैं कि रशिया की पॉपुलेशन 12-13 करोड़ ही है और उनकी जो लैंड मास है 7 टाइम्स अहेड ऑफ इंडिया, ठीक है? उनके पास फूड, फ्यूल और फर्टिलाइज़र है, तीनों चीज़ जिसके बगैर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। और आपने देख लिया कि आर्कटिक का पूरा रीजन हुँ, उनके पास है। वहाँ पे जी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रॉ मटेरियल्स उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। यूक्रेन का उन्होंने 13 या 14 ट्रिलियन डॉलर का रॉ मटेरियल्स अपने पास रख चुके हैं। तो रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और रशिया की एक और एक चीज़ आप भूल चुके हैं, रशिया के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है। 6500 वेपन्स है। अमेरिका से भी ज़्यादा है, अमेरिका के पास 5900 है। तो जी, आप समझ जाइए कि रशिया को ऐसा ठीक है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बेहतर नहीं है। आज वो इकोनॉमी है सिर्फ़ 2 ट्रिलियन की। बट आप अगर पर कैपिटा इनकम देखिए और जिस हिसाब से रशिया का लैंड मास और पॉपुलेशन देखें, रशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल्थीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। बट वो जो गणना होती है वो हम कर नहीं पाते हैं। आपको समझना पड़ेगा अगर रशिया और पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक टाइज़ बढ़ते हैं, तो रशिया विल हैव अ लेवरेज ओवर हुँ, पाकिस्तान। और हुँ, आगे जाके कहीं न कहीं वो एक तरह से ग्लोबल पीस मेकर भी बन सकता है। आप ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में सिचुएशन खराब हो रही है। आपने ये भी देखा होगा कि बलूचिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट ने अपने आप को वहाँ के जो लॉ मेकर है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने बोल दिया है कि कभी भी चाहे तो बलूचिस्तान अपने आप को अलग कर सकता है। बाई चांस कल पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान खंड-खंड में बिक जाता है। तो कहीं न कहीं रशिया अपना पाकिस्तान का कोई भाग उस अपने अंदर ले ले सकता है। कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा ग्रेटर अफ़गानिस्तान की बात, जो अब तालिबान कर रहा है। आपको मालूम है पीओजे भारत के अंदर आ सकता है। पाकिस्तान पंजाबिस्तान रह सकता है। तो एक तरह से रशिया का लेवरेज तो रह नहीं वाला है और सब कंट्रीज़ अपना लेवरेज, अपना इंटरेस्ट करना चाहता है और एक और एक चीज़ आप नोट करिए, पाकिस्तान इज़ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड। और एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है जिससे हम सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो कहीं न कहीं उसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी है और आगे जाके जितनी भी बड़ी पाइपलाइन्स है, जैसे बात हो रही है, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, ये 20 साल पहले की बात है, हो रही थी, जो अभी खड्डे में अभी भी जा हो ही रही चुकी है। है। हाँ, अभी वो खड्डे में जा चुकी है और एक और एक था तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, तापी पाइपलाइन बोलते हैं, उसको भी जी, खड्डे में डाल चुके हैं, ठीक है? तो ये सब प्लान्स ज़रूर है, बट ओनली इफ पॉसिबल वहाँ पे मिलिट्री का पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस कम होता है, वो अपनी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बंद करते हैं, कश्मीर का रोना, हर जगह रोना बंद करते हैं, तब जाके नॉर्मलाइज़ेशन होगा। और पाकिस्तान को समझ में भी आएगा। अभी देखिए वो तो रो रहा है क्योंकि टर्की भी उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा है, ब्रिटेन भी सपोर्ट दे रहा है कि बोलो भैया तुम चिल्लाते रहो। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की जनता जब उनके मिलिट्री हुक्मरानों को पकड़ के रावलपिंडी से निकाल के मारेगी तब जाके उनको अक्ल आएगी। आपने देखा होगा साल 2 साल पहले क्या हुआ था उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में। कहीं न कहीं पाकिस्तान में एक रिवॉल्यूशन आना ही है। आप देखेंगे तब जाके रशिया को मालूम है कि अनस्टेबल पाकिस्तान में वो अपना इन्फ्लुएंस लगा पाएगा, क्योंकि उसके इकोनॉमिक टाइज़ है, लेवरेज रहेगा। जब तक आप एंगेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे लेवरेज निकालेंगे? आप उस हिसाब से सोचिए, उस दृष्टिकोण से सोचिए। जी, एक आपकी इस बात से मुझे एक अभी 1-2 दिन पहले का मैंने वीडियो देखा है, शहबाज़ शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो किसी रैली में हैं पंजाब में कहीं और वो बहुत गर्मजोशी और बहुत जोश दिखाकर कह रहे हैं कि मैं भारत को पीछे छोड़ दूँगा और बहुत मतलब इतने गुस्से में हाथ उठा-उठा के अब देखना पाकिस्तान ये होगा, वो होगा, मैं नवाज़ शरीफ का ये हूँ, वो हूँ और पता नहीं क्या-क्या बड़ी बातें। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये कॉन्फिडेंस शहबाज़ शरीफ में नज़र आ रहा है, इसके पीछे रशा है या ये सिर्फ़ एक झूठे जो बातें बनाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स उसी तरह का कोई एक बतौला है? देखिए, पाकिस्तान में उनकी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप डिस्क्रेडिट हो चुकी है। हुँ, शहबाज शरीफ का कुछ भी पॉलिटिकल वजूद नहीं रह चुका है और आपने देखा है कि उनके जो पॉपुलर नेता हैं इमरान खान, उनको उन्होंने अंदर कर दिया। कहीं न हुँ, कहीं मुझे रेज़ीम चेंज आता हुआ नज़र आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है
इमरान खान के साथ। और आप ये भी मत भूलिए, इमरान खान रशिया गए थे 22 फरवरी 2022 को, जब रशिया ने उस दिन अटैक किया था यूक्रेन को। ये सिंबॉलिक है कि सपोर्ट करने के लिए। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इस जो शहबाज शरीफ की जो शरीफ डायनेस्टी है, उनके दिन अभी बहुत कम रह चुके हैं। और बिलावल भुट्टो तो ऐसे भी कोई काम के नहीं है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के ऊपर तो लंदन में केसेस आ चुके हैं, और कहीं न कहीं उनका इंटरेस्ट मरियम नवाज़ पे ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप भी एकदम डिस्क्रेडिट हो चुकी है। लोग वहाँ पे खुद, वहाँ की मीडिया बोल रही है। तो आप ये देख लीजिए, कहीं न कहीं पाकिस्तान में रिवॉल्यूशन आएगा, वहाँ पे लोगों को समझ में आएगा, और वहाँ पे डिक्टेशन होगा कि अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको पैसा चाहिए, आपको ट्रेड करना है, तो आपको कश्मीर का ये जो रोना है, रोना-धोना बंद करना पड़ेगा, और पीओजे आपको इंडिया को देना पड़ेगा। देखिए, कतर के अमीर भी आए थे इधर, आपने देखा भी था, और कैसे उन्होंने बोला $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और आपने ये भी देखा कि उनके आने के बाद बांग्लादेश ने भी अपने सुर चेंज कर दिए। वो आजकल कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं दे रहे। यूनुस जो इतनी बातें कर रहा था, अब उसको समझ में आ गया कि भारत के साथ पंगा नहीं ले सकता। अदानी के सारे ड्यू देने को तैयार है। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद, कतर के साथ आने के बाद, और अरब वर्ल्ड में जिस हिसाब से इंडिया का गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है, तो पाकिस्तान अलग-थलग हो चुका है। आप सोचिए, सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ है, कतर इंडिया के साथ है, यूएई इंडिया के साथ है, ईरान इंडिया के साथ है। सिर्फ टर्की है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी इधर आए थे रिपब्लिक डे के अंदर, एक तरह से एज़ अ चीफ गेस्ट बन के। लास्ट ईयर इजिप्ट के राष्ट्रपति आए थे, सीसी आए थे, ठीक है? तो ओआईसी के साथ भारत ने अरब वर्ल्ड में बहुत अच्छे रिश्ते बना दिए मोदी जी ने। तो पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया। और ऐसा है कि लोगों को मालूम है कि शहबाज शरीफ जाएगा तो सिर्फ़ भीख माँगने के अलावा कुछ नहीं करेगा। तो अब ये है कि शहबाज शरीफ सिर्फ़ कॉन्फिडेंस दिखा सकता है, कुछ नहीं सकता। उसको भी मालूम है उसकी ज़मीन ही उसकी हिल रही है, और वो कभी भी अ, उसको सत्ता छोड़नी पड़ सकती है। पाकिस्तान में सिचुएशन इज़ वेरी वोलेटाइल। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो ये वादा कर रहा होता है उसको खुद ही नहीं पता होता है कि कल तक मेरी कुर्सी सलामत रहेगी या नहीं, और मैं ये जो वादा कर रहा हूँ इस वादे को फुलफिल करने की पोजीशन में हूँगा भी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगातार बनी रहती है। और बात करें कि वो अगर भारत को पीछे छोड़ने का ख्वाब देखते हैं तो पहले तो भई अपना आईएमएफ से जो डील है उसी को आप, जो उसके कर्ज की बहाली की बात करते हैं वही हो जाए, फिर उसके बाद आपके कर्ज़े और आतंकवादी और क्या कुछ क्राइसिस और चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने नहीं है, उसके बाद आप भारत के साथ रेस में तो दूर-दूर तक आप शामिल हैं नहीं। तो इस तरह की बात करके हिमाकत ही वाली बात कर देते हैं। एनीवे, लेकिन आजकल प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के, उनका ये बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे जान लेती हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस उनको कहाँ से आया है, या फिर एक बड़ा सिर्फ वादा आवाम के आगे वो रख पा रहे हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं इस खबर पर। और जो आपने बताया पाकिस्तान और रशिया के रिश्तों के बीच में जो हम लगातार गहराई आते हुए देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण, और भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी पुराने हैं, वो एक तरफ हैं। और जो हम ये सोच रहे थे कि क्या पुतिन भारत को या प्रधानमंत्री मोदी को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाकर, उस पे मैं आपसे थोड़ा-सा उसमें एक छोटा-सा एक मैं आपसे रिएक्शन चाहती हूँ इस पर। देखिए, इसमें कोई मैसेज देने की बात नहीं है, क्योंकि ट्रेड होगा तो कहीं न कहीं रशिया तो लेने ही वाले हैं, हुँ, ठीक है? उसको कौन सस्ता देगा, वो सब कंट्रीज़ ऐसे ही करेंगे। हमें वो समझने की ज़रूरत है। अभी जी। क्या है, सिर्फ़ बेसिक ट्रेड हो रहा है। रशिया हुँ, भी जानता है कि पाकिस्तान इज़ अ ट्रबल मेकर। वो हुँ। उसको एंगेज भी कर रहा है और दूर तक रख रहा है। आपको मालूम है, आपके अपने घर में आप किसी ट्रबल मेकर को घर में कैरेट आने नहीं एंड देते। स्टिक, वो कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक फॉर्मूला। वो स्टिक ज़्यादा है, कैरट बहुत कम है, ठीक है? वो ठीक है, आप पहले माल भेजो, फिर बाद में हम आपको रिटर्न में करेंगे। देखो, आप जी, समझिए, पहले कराची से मॉस्को जाएगी। मॉस्को जाने के बाद इवैल्यूएट होगा कि पूरे पैसे आ गए क्या? उसी हिसाब से माल भेजेंगे। तो समझ जाइए ना, इसमें नुकसान जी, किसको है? पाकिस्तान को गरज है, जी। पाकिस्तान सस्ते में बेच रहा है, रशिया को तो फ़ायदा है। हुँ, आपके घर पे अगर कोई माल देखने आएगा, तो आप लेंगे नहीं क्या? ये आप
ये नॉर्मल सा ट्रेड रिलेशन की बात है। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और पाकिस्तान और रशिया के जो रिश्ते हैं, उन पर आपने रोशनी डाली और अहम जो बिंदु हैं हमारे और दर्शकों के साथ साझा किए। बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम अकबर जी। जय सिया राम।